हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अगेन हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी 1 to 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। हर एक कोने में से मैंने एमसीक्यूज निकाले हैं, तो भी कुछ छूट जाते हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई मटीरियल है बट अच्छा खासा जो आपके अच्छे फैकल्टी ने बनाया है वैसा, और चैप्टर वाइज होना चाहिए। ऐसे रैंडमली कुछ भी भर भर के कुछ भी जिसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसे बहुत सारी पीडीएफ मेरे पास आई है। बट कभी कभी देखते पढ़ते हो तो लगता है कि यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो अच्छी खासी आपको लगती है कि पीडीएफ काम की है, और जो भी मतलब जो 90% तो मैं मेरे से ही कवर हो जाएगा। बट अगर कुछ छूट जाता है, आपको लगता है कि इसमें से कुछ कुछ एमसीक्यू छूट रहे, तो आप उस पीडीएफ को मुझसे शेयर कर सकते हो। और शेयर करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो veena.onlineclasses@gmail.com पे। ओके, तो जो ईमेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप उस पर आप मेल कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो भी अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ मिसिंग है तो आप शेयर कर सकते हो। मैं उससे उसको स्टडी कर लूँगा, देखूँगा कि क्या क्या मिसिंग है, तो वो भी मेरे पीडीएफ में ही आ जाएगा। यानी मेरा एक टारगेट ये है कि पूरा मैं जो हूँ, मेरा जो मटेरियल है वो पूरा कंपाइल करके सारी चीज़ आ जाए उसमें। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है ना। 10 पीडीएफ पढ़ी है तो 10 पीडीएफ यहाँ की पीडीएफ पढ़ रहे हो, वहाँ की पीडीएफ पढ़ रहे हो। मैं चाहता हूँ ऐसा आपके साथ ना हो, सब कुछ एक ही मटेरियल में आपको मिल जाए। और एट द एंड ये सारे अगर जो ख़त्म हो जाएंगे तो पूरा मैं कंपाइल करके भी आपसे पीडीएफ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आपको फाइनल जो पीडीएफ मिलेगी, अभी मैं इसलिए शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी बन रही है, मैं बना रहा हूँ। हर एक चीज़ मैं खुद टाइप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नेट से निकाल रहा हूँ, कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करके, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरा हर एक चीज़ मेहनत करके टाइप करके बना रहा हूँ, बुक में से ढूंढ ढूंढ के छाट छाट के सब चीज़ निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ओके, जो 25 एमसीक्यू है उसकी शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम। देखिए, सिस्टम के बारे में जो लिखी हुई बात है, कौन सी बात जो है वो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट विच मेक्स आवर वर्क ईजी एंड हेल्प टू अचीव आवर गोल। ये तो सही है। ओके, सिस्टम एक ऐसी अरेंजमेंट है जो हमारे काम को ईजी बनाता है और हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। राइट है। आवर बॉडी इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम, सब सिस्टम एंड सब सिस्टम्स। यस, हमारी जो बॉडी है वो एक यूनिक एग्जाम्पल है सिस्टम का भी, उसमें सब सिस्टम भी है और सब सिस्टम की भी सब सिस्टम है। ठीक है, मैनी मेन सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर मेक अ सब सिस्टम एंड मैनी सब सिस्टम मेक अ सब सिस्टम। ओके, मैनी मेन सिस्टम्स जो साथ मिलके क्या बनाती है, सब सिस्टम बनाती है। एंड मैनी सब सिस्टम्स मेक सब सिस्टम, ये गलत है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जो सिस्टम है वो किसकी बनी होती है, सब सिस्टम की बनी होती है। ओके, सिस्टम जो है वो सब सिस्टम की बनी होती है, वो सब सिस्टम की बनी होती है, और सब सिस्टम की भी सब सिस्टम रहती है, यानी उसको हम बोलते हैं सब सिस्टम। ओके, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ओके, उल्टा लिखा होता तो सही हो जाता। जैसे कि सब सिस्टम्स मिलके, देखिए सब सिस्टम मिलके सब सिस्टम बनाती है और सब सिस्टम्स मिलके मेन सिस्टम बनाती है, ऐसा लिखा होता तो ये ट्रू होता। ठीक है, तो ये फॉल्स है। एंड सब सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। यस, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ये भी ट्रू है। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, सी आएगा। साफ कर देता हूँ आपके लिए, देखिए। ओके, चलो, तो आई होप कि आपका आंसर सही गया होगा, है ना। आप भी साथ साथ मेरे साथ आंसर दीजिए। ओके, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि मुझे ये गलत लग रहा है या ये सही लग रहा है। उसके बाद आगे आंसर देखिए। ठीक है, तभी प्रिपरेशन अच्छे से होगी, है ना। आई होप कि ये मेथड को आप फॉलो कर रहे हो, है ना।
चलिए, गिवन फिगर इज अ फिगर ऑफ सिस्टम पैरामीटर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिस्टम पैरामीटर्स। चलिए, इसमें से पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना है। 1 2 3 4 देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे कलर बदल देते हैं। ओके, सो देखिए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3 ये रहा, 4 ये रहा और 5 ये रहा। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे क्या आता है, इनपुट आता है। ओके, इनपुट पे की जाती है प्रोसेस, इनपुट पे प्रोसेस की जाती है, प्रोसेस होने के बाद हमें मिलता है आउटपुट। ओके, ये सिस्टम पैरामीटर्स है। और आउटपुट में अगर कुछ कमी है या प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक सिस्टम होती है, एक पैरामीटर होता है फीडबैक। ओके, और ये पूरा जो कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जुदा करने के लिए रहती है बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री। ओके, तो ऐसा आंसर यहाँ पे होना चाहिए इस हिसाब से, है ना। आपको आंसर पहले से पता होना चाहिए, ऑप्शंस देखने की तो ज़रूरत अगर कहीं मुसीबत आती है तब भी पड़ती है, बाकी तो ऐसे तो आंसर सभी को पता होना ही चाहिए। ओके, चलिए, तो देखिए 1 नंबर पे इनपुट ये रहा, 1 नंबर पे इनपुट, 2 नंबर पे आउटपुट, यस ये रहा, ये निकल गया, ये भी निकल गया। 3 नंबर पे फीडबैक, ओके दोनों अभी भी जा रहे हैं। 4 नंबर पे प्रोसेस, ओके डन। एंड 5 नंबर पे बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर बी। चलो, बी हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से भी देखिए फिगर के फॉर्म में पूछ सकते हैं और कहाँ पे क्या है ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 3, सिस्टम वेयर अरेंजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक इज़ नॉट देयर। फीडबैक, ऐसी सिस्टम जिसमें फीडबैक का अरेंजमेंट नहीं है। तो क्लोज्ड, ओपन, डिटर्मिनिस्टिक, अच्छा क्लोज ओपन नहीं है, सॉरी है ना, क्लोज्ड लूप, ओपन लूप, ओके, प्रोबेबिलिस्टिक। तो नहीं है तो नहीं है तो क्या आना चाहिए, ओपन लूप सिस्टम आना चाहिए, बराबर, जिसमें फीडबैक की सिस्टम नहीं होती। ओके, अरेंजमेंट नहीं होती, सॉरी नॉट सिस्टम। द डिटेल स्टडी ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद सिस्टम्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। देखिए क्या करना है, हमें डिटेल स्टडी करना है। किसका करना है, सिस्टम का करना है, सिस्टम के कंपोनेंट का करना है, और उनके बीच के इंटरैक्शंस के बीच में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और जो सिस्टम के एनवायरनमेंट के साथ या इंटरेक्शन हो रहा है या बीच बीच में उनके साथ भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस हो रहा है, तो ये सब की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, डिज़ाइन तो नहीं बोलते, इवैल्यूएशन नहीं बोलते, नन ऑफ द अबव भी नहीं आएगा, तो सिस्टम एनालिसिस इज राइट आंसर। नंबर 5, द एडजस्टमेंट ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट टू रिमेन इफेक्टिव इज कॉल्ड। देखिए क्या है, एडजस्टमेंट करता है सिस्टम किसके अगेंस्ट, जो भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको इफेक्टिव रहना है ना, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम बिहेवियर। ठीक है, सिस्टम बिहेवियर कि सिस्टम क्या करती है, बाहर जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करती रहती है, उसको हम बिहेवियर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल वेरिएबल, या तो देखिए दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ये और है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। इंटरनल वेरिएबल है, या तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि ऐसे इनमें से क्या है जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं उसको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक कंडीशंस, बूम्स एंड डिप्रेशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। देखिए भाई, इकोनॉमिक कंडीशंस तो इंटरनल वेरिएबल नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशंस भी कंपनी के बाहर का है, पर कैपिटा इनकम जो घर घर के लोगों का एवरेज इनकम होता है वो भी कंपनी के बाहर है। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, या तो बोल सकते हैं तो इंटरनल वेरिएबल्स है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम का टाइप ही नहीं है, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम तो है भाई, मेंटल फिजिकल सिस्टम ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओपन लूप है, क्लोज लूप है, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन ये सारे हैं, तो हमारा आंसर आएगा बी। ठीक है, चलो, हु रॉट द बुक ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद कर लीजिए, F.W. टेलर, फ्रेडरिक टेलर। ठीक है,
जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बुक लिखी थी। ठीक है, चलो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट इज़ ए साइंस, मैनेजमेंट इज़ ए सोशल साइंस। क्या आएगा? तो भाई ये तीनों है। मैनेजमेंट क्या है? ऑल ऑफ दी अबोव है। मैनेजमेंट आर्ट भी है, एक साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबोव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्लानिंग तो करता है मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग भी करता है, डायरेक्ट भी करता है, परचेस नहीं करता। ठीक है, तो आंसर इज डी प्लानिंग। देखिए ये मैनेजमेंट के फंक्शन में प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है। ठीक है, पोस्ट कॉर्प कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ठीक है, इसके बारे में और जो एमसीक्यू है वो मैं लाने वाला हूँ, जो फ्यूचर के आईएम के वीडियोस आएंगे उसमें। ठीक है, तो अभी आप जस्ट आपको ऐसे वर्डिंग से आप इंट्रोड्यूस हो, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि पोस्ट कॉर्प का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, तो पोस्ट कॉर्प का जो कॉन्सेप्ट दिया था लूथर ग्विक ने दिया था, पोस्ट कॉर्प का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्या होता है ये सब डिटेल में हम आईएम में सीखने वाले हैं। इतना भी डिटेल में क्योंकि एमसीक्यू है तो इतना डिटेल में सीखना तो आपको भी पता है पॉसिबल नहीं, अदरवाइज़ वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो पूरा एक टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, बट शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट अभी ज़रूरत नहीं है, अभी बस आपको ये कॉन्सेप्ट किसने निकाला था वो है। ठीक है, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है ना। चलिए, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फेयोल। ओके, हेनरी फेयोल इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, है ना, मॉडर्न मैनेजमेंट याद रखना। विच ऑफ द फोरम रिसोर्सेज इज द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स? मैन, मशीन, मटेरियल, मनी। कौन सा रिसोर्स है मोस्ट क्रिटिकल? तो मोस्ट क्रिटिकल क्या आता है? मैन जो है वो मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स है। ठीक है, चलिए, टेक अवे ऑल अवर मनी, इंडस्ट्रीज, ग्रेट वर्क्स, माइंस एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एट्सेट्रा, सब कुछ ले लो आप, बट लीव अवर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन अ फ्यू ईयर वी शैल हैव एस्टैब्लिश अवरसेल्व्स अगेन। आप सब कुछ ले लो बट हमारा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो और आप देखोगे कि कुछ सालों में हम वापस खड़े हो जाएंगे। ऐसा स्टेटमेंट देने वाला कौन था? लुइस एलियन, एंड्रू कार्नेगी, कुन्सन ओटोनेल एंड जी डेजलर। तो दिस आंसर, जो ये आंसर है एंड्रू कार्नेगी जो है वो एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, तो एंड्रू कार्नेगी ने ये स्टेटमेंट बोला था कि आप सब कुछ ले लो बट एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ छोड़ दोगे ना तो हम वापस खड़े उठ जाएंगे कुछ ही सालों में। ओके, जैसे थे वैसे। In this type of organization, flow of authority and responsibility is in a straight line. Flow of authority और responsibility straight line में जाती है, तो obviously ये तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है ऐसा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो अथॉरिटी होती है तो पावर देने का वो सब, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो स्ट्रेट लाइन में जाता है ना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फंक्शनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज डेवलप्ड बाय, अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शनल फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये फंक्शनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा बुक भी पढ़ते रहना, तब आपको पता चलेगा। सिर्फ एमसीक्यू देखने से तैयारी नहीं होगी, है ना। थोड़ा बहुत बुक भी ओपन करके देखना कि कौन सा कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, सो ये जो इसका आंसर आएगा फ्रेडरिक टेलर, जिन्होंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकाला था। ठीक है, डेवलप किया था। मैनेजमेंट इज़ नाइदर साइंस नॉर एन आर्ट। देखिए साइंस भी नहीं है, आर्ट भी नहीं है, बट इट इज़ अ प्रैक्टिस, यानी कि इट्स वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका है। ऐसा किसने लिखा था, किसने बोला था? पीटर ड्रकर ने ऐसा बोला था कि मैनेजमेंट या साइंस भी नहीं है, आर्ट भी नहीं है, बट वो क्या है? जीने का तरीका है, लाइफ जीने का तरीका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल। तो देखिए, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पान ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जहाँ तक मुझे पता है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय
जो है वो प्रिंसिपल नहीं है। डिवीज़न ऑफ लेबर एक प्रिंसिपल है, स्पान ऑफ कंट्रोल है, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सारे है। तो ये रॉन्ग है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, चलिए 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है। यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन इज देयर, यस वो भी है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज देयर, हाँ। इफेक्टिव प्लानिंग हो सकता है, यस। इट इंक्रीजेज द मोरल ऑफ द लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉई, ये नहीं होगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा कि लोअर लेवल का मोरल इसमें इंक्रीज नहीं होता। ओके, क्योंकि सारी जो अथॉरिटी होती है वो कैसी होती है, सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, एक ही बंदा है जो सारे डिसीजन ले रहा है, या आजू बाजू जो उसके नीचे काम करने वाले जो बंदे हैं वो छोटी से छोटी बात भी पूछने आते हैं एक ही बंदे को, उसके पूछे बिना कुछ नहीं होता। तो फिर लोअर लेवल के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो कोई भी काम करेंगे उन्हें पूछ पूछ के करना पड़ेगा, उनको अथॉरिटी नहीं दी जाती ना। अथॉरिटी किस में है, सेंट्रल में। कुछ भी छोटी मोटी चीज़ खरीदनी है तो वो डिसीज़न लेने की बात है कि ये करना है कि नहीं, वो करना है कि नहीं, यहाँ पे ये जॉब लगा दे कि नहीं, खाली है मशीन तो क्या करना पड़ेगा। तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है ये सब डिसाइड करने का, आपको जाके पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है। यानी तो यहाँ पे नुकसान क्या होता है कि जो मोरल होता है ना, जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ काम करने का उनका मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन का ये यहाँ पे डिसएडवांटेज है, यानी कि एडवांटेज नहीं है तो डिसएडवांटेज हुआ ना भाई। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ वीक कल्चर। देखिए वीक कल्चर का कैसा होता है, वीक कल्चर कैसा होता है देखते हैं। वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वाइडली शेयर्ड बाय एम्प्लॉइज, ये तो वीक कल्चर नहीं है, दिस इज स्ट्रॉन्ग कल्चर। ओके, ये स्ट्रॉन्ग कल्चर हुआ। एम्प्लॉइज आर अनअवेयर अबाउट हिस्टोरिकल हीरोइक परफॉर्मेंस एंड द की पर्सनस बिहाइंड सच अ परफॉर्मेंस, ये रहा आंसर हमारा। ठीक है, कि एम्प्लॉइज़ है उन्हें पता ही नहीं है कि जो भी परफॉर्मेंस हुआ है, हीरोइक परफॉर्मेंस यानी सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है कंपनी का, सबसे अच्छा काम किसने किया है, किसी को कुछ पता नहीं है। कि की पर्सन्स बिहाइंड द परफॉर्मेंस यानी जो मेन बंदा है वो, उसके बारे में कोई किसी को पता ही नहीं है, बात भी नहीं करते। ठीक है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो ये वीक कल्चर का इंडिकेशन है कि ऐसा कल्चर वीक कल्चर बोला जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ टेंड टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो एम्प्लॉयज़ है वो खुद को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कल्चर हुआ। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द शेयर्ड वैल्यूज एंड एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कल्चर हुआ। ठीक है, सो आंसर इज़ बी। ओके, अच्छा नेक्स्ट पे आ जाता है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो चलो, इन डायनामिक एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटर्स आर लार्ज इन नंबर्स, यस ट्रू है ये। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा होता है। डायनामिक एनवायरनमेंट है ना, स्टैटिक एनवायरनमेंट नहीं है ये, डायनामिक एनवायरनमेंट है। डायनामिक एनवायरनमेंट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, यस ये भी ट्रू है। हमें क्या ढूंढना है, नॉट ट्रू ढूंढना है। ठीक है, याद रखना, ये मैं टिक कर रहा हूँ इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये ट्रू है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, नॉट ट्रू ढूंढना है। बट ये जो ट्रू है वो तो हम कर लेते हैं ना। इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट द कंपोनेंट्स डू नॉट चेंज ओवर टाइम। नहीं भाई, ये रॉन्ग है। देखिए कंपोनेंट्स डू नॉट चेंज नहीं, कंपोनेंट तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट मास्टरिंग सोफिस्टिकेटेड नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर क्विक एडजस्टमेंट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। हाँ भाई, इसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड नॉलेज को मास्टर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एडजस्ट होना है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ओके, सो डायनामिक है ये। तो जो डायनामिक नहीं है कंडीशन वो सी वाला है, तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कल्चर के बारे में वापस एक और क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर टू द ग्रुप बिहेवियर, ये तो सही है, ये तो सही है। द इंटरनल कल्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट एंड नॉट यूनिक। ओके, ये रॉन्ग लग रहा है ना। इंटरनल कल्चर जो है ना एनी ऑर्गेनाइजेशन का इज डिफरेंट एंड नॉट यूनिक, तो ये रॉन्ग है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ओके, द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये भी बराबर है। द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी सही है। तो बी आंसर आएगा, सीधा सीधा यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, कि इंटरनल कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिफरेंट थोड़ी होगा। ओके, सेम होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग वंस विलिंगनेस टू डू वर्क। देखिए किसी की काम की इच्छा जगाने का काम करता है वो। कल्चर, क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो सबसे करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, मोरल। मोरल से विलिंगनेस टू डू वर्क करवा सकते हैं ना, यानी काम करने की जो इच्छा जगाने का काम करता है वो किस पे डिपेंड करता है, मोरल पे डिपेंड करता है। अगर मोरल अच्छा होगा तो काम करने का विलिंगनेस भी बढ़ता है, और मोरल डाउन होगा तो काम करने का विलिंगनेस भी कम होता जाता है। ओके, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग इनपुट कांस्टेंट, इंक्रीज आउटपुट। यस, ओके, ये तो सही है। कीपिंग आउटपुट कांस्टेंट, डिक्रीज इनपुट, ये भी सही है। विथ मार्जिनल इंक्रीज इन इनपुट गेट अ हायर इंक्रीज इन आउटपुट। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर यहाँ पे आना चाहिए, है ना। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला, प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ओके, तो देखिए इनपुट कांस्टेंट रखिए, इसको कांस्टेंट रखिए, और हम आउटपुट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा, इंक्रीमेंट में आएगा। दूसरा हमारे पास क्या तरीका है, दूसरा हमारे पास ये तरीका है कि इसको कांस्टेंट रखते हैं और इसको डिक्रीज करते हैं। अब ये डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज करोगे तो ओवरऑल आंसर हमारा अप जाएगा, तो ये भी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। और लास्ट एक तरीका क्या है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट का। आप इनपुट को थोड़ा बढ़ा रहे हो और आउटपुट को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो ओवरऑल इसका इफेक्ट भी क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये तीनों आएंगे। विच इंडस्ट्रियल लॉ ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द वर्कर। देखिए सेफ्टी ऑफ द वर्कर के लिए कौन सा जो नियम बनाया गया था इंडस्ट्री का, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये तो वेजेस के बारे में है, कंपनसेशन के बारे में, ये डिस्प्यूट्स के बारे में। तो यहाँ देखिए ये जो सेफ्टी ऑफ द वर्कर का लिखा गया था फैक्ट्री एक्ट में 1948 वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे हमारे 25 MCQs कंप्लीट होते हैं, और बस तो फिर यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है इस वीडियो में। अब आपका काम स्टार्ट हो जाता है। तो लाइक्स जो है, अगेन द लाइक का नंबर है 200। जैसे 200 हो जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो चैनल है आपके लिए, आपके फ्यूचर के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों से शेयर कीजिए और उन्हें भी पढ़ाई का प्रिपरेशन का मौका दीजिए। ठीक है, चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।